ये वीडियो वैसे तो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक को रेफरेंस लेके बनाया गया है, लेकिन इसमें जो नॉलेज दी जा रही है वो बाकी सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या बाकी नॉर्मल लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर जिला। आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। वीडियो के पहले पार्ट में उसके बारे में समझेंगे कि ये इसके बारे में कंसेप्ट समझेंगे उसका, फिर दूसरे में देखेंगे उसकी कंडीशंस क्या है, किस बेसिस पे हम किसी इंसान को रेसिडेंट बोल सकते हैं, नॉन रेसिडेंट बोल सकते हैं। रेसिडेंट होने के बाद भी उसके दो स्टेप होते हैं कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। फिर वीडियो के लास्ट पार्ट में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, तो वीडियो एकदम ध्यान से देखिए। ये वीडियो ऐसा नहीं कि सिर्फ टीवाई बीकॉम या टीवाई बैफ के लिए यूजफुल है। जिनको भी इनकम टैक्स का टॉपिक है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, किसी भी बोलते ना बैफ के हो, बीकॉम को हो, बीएमएस के हो या नॉर्मल पब्लिक भी हो, उनके समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो ये ऐसा टॉपिक है इनकम टैक्स, जो बोले ना बाकी टॉपिक जो हम पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक वगैरह में या अलग अलग सब्जेक्ट्स में, वो सबको काम आए ऐसी गारंटी नहीं। यूजफुल तो है, लेकिन हर एक की लाइफ में यूजफुल होगा कि नहीं वो गारंटी नहीं है। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि हर एक की लाइफ में यूजफुल है, क्योंकि अगर हम लोग इंडियन रेसिडेंट है तो हम लोग को टैक्स भरना जरूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और वीडियो अपने बोलते ना अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। चलिए सब में पहले समझते हैं बेसिस ऑफ चार्जेस। उसका सेक्शन है सेक्शन 4 में उसको कवर किया गया है नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर। अब ये होता क्या है हम लोग देखते हैं कि अभी इसमें क्या लिखा है, देखिए कि सेक्शन 4 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन है कि किसको चार्ज लगेगा, कैसे लगेगा, वो सब हम लोग को इसमें सीखना रहता है। अब देखिए क्या लिखा है, हु अर्न्स द इनकम। उसके क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। पहले पता करना पड़ेगा कि जिसकी भी इनकम टैक्स हम लोग या उसकी लायबिलिटी निकाल रहे हैं कि उसको कितना इनकम टैक्स भरना है, तो पहले उसके बारे में निकालना पड़ेगा उसका रेसिडेंशियल स्टेटस, कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। और भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन वो हम लोग को धीरे धीरे समझना है। फिर व्हेन इट अक्रूज अराइजेस, या उसको कब वो इनकम कमाया उसने, या उसको मिली है, या उसने अर्न किया है, वो हम लोग को समझना है। फिर वो कहाँ अर्न हुआ है, इंडिया में कि इंडिया के बाहर, वो सब चीजें हम लोग को उसी बेस पे हम लोग को चार्जेस उसको लगाना रहेगा। तो ये टॉपिक हम लोग को इसी चीज पे हम लोग को समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखिए हम यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा मतलब ना आपको ओवरव्यू बनाया है। ये नोट्स आप लोग को चाहिए तो बोलते ना क्या बोलते हैं उसको, रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए, समरी के लिए, तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको ले सकते हैं। मैंने बोला है आप लोग को ऐप के जरिए मेरे, और वहां पे लिखा है देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस में हम लोग डिसाइड करेंगे सेक्शन 6 में। तो आज के टॉपिक में हम लोग को रेसिडेंशियल स्टेटस ही मेन समझना है। फिर किधर कमाया उसने, इंडिया के फॉरेन, वो हम लोग को देखना है। व्हेन अर्न, कब कमाया है। अभी हमने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि टैक्स ईयर हम लोग देखते हैं। पहले था वो असेसमेंट ईयर होता था, अब प्रीवियस ईयर बोलते थे उसको, अब उसको टैक्स ईयर बोलते हैं। तो आप लोग को ध्यान में देना है। फिर उसकी टोटल लायबिलिटी निकालेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट जो है वो परमानेंट है, वो हमेशा सेम रहेगा। लेकिन जो इनकम टैक्स का रेट है, मतलब कितना अमाउंट पे कितना टैक्स लगेगा, वो हर साल क्या होता है, चेंज हो सकता है। हर साल के एनुअल बजट, अभी फैब में आता है एनुअल बजट, उसमें आपको टैक्स रेट डिसाइड होता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो वो हम लोग को सीखना है। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्टली, हम लोग आते हैं किसमें, हमारे टॉपिक के ऊपर, रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। अब बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि इसको सॉल्व कैसा करना है, अप्रोच कैसा करना है। बहुत ही सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट को सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चन आते हैं, उसका लॉजिक क्लियर नहीं होता है। और मेरी कोशिश हमेशा ये है कि आपका लॉजिक क्लियर हो। अगर टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं आया या कुछ अलग क्वेश्चन आया, तो आपका लॉजिक क्लियर रहेगा, तो आप लोग उसको एकदम इजीली लिख पाओगे आपने, जब आपका अंडरस्टैंडिंग उसका अच्छा रहेगा। और ऐसा भी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सिंपल से कोशिश कर रहा हूँ। एक दो टॉपिक के वीडियोस बनाया है मैंने, जैसे कॉस्ट शीट बनाया है या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बनाया है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक क्या करूँ, मैं कवर करूँ, ताकि स्टूडेंट्स को बीकॉम या बैफ या जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको बहुत सारी हेल्प हो सके। तो चलिए अब समझते हैं पहले रेसिडेंशियल स्टेटस या रेसिडेंट होता क्या है। अब बहुत लोग को कंफ्यूजन ये है कि रेसिडेंट और सिटीजनशिप को मिक्स कर लेते हैं। सिटीजनशिप अलग चीज है, रेसिडेंट अलग चीज है। सिटीजनशिप मतलब वो उस देश का नागरिक है इंसान, बराबर है। और रेसिडेंट अलग चीज है, रेसिडेंट के लिए अलग कंडीशन है, वो हम लोग को पढ़ना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं इंडियन हूं, इंडिया में रहते हुए भी, मतलब इंडियन हूं लेकिन नॉन रेसिडेंट हो सकता हूं, ठीक है ना। NRI अलग होता है, ये कंडीशन अलग जो अपन पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स के हिसाब से। हाँ याद रखो, तो मैं इंडियन हूं
लेकिन इंडियन सिटीजन हूं, लेकिन नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में आ सकता हूं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग पढ़ने वाले उसके बारे में। या कोई फॉरेनर है जो अमेरिकन है लेकिन वो इंडियन रेसिडेंट हो सकता है कंडीशन के बेस पे, इसलिए हम लोग को कंडीशन पढ़नी है और समझना है कि सिटीजनशिप एक अलग कंसेप्ट है और रेसिडेंट कंडीशन, रेसिडेंट जो होता है इनकम टैक्स के हिसाब से वो कंडीशन क्या है, अलग है। तो जब आप लोग नॉर्मली समझते बैठेंगे तो आप लोग को समझ जाएगा। ठीक है, अब ये ध्यान में रखिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अब कुछ कंडीशंस है जो कंडीशंस बोलते ना एकदम सिंपल होती है। मैं आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं कि देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, दो बेसिक कंडीशन है। अब पहली कंडीशन हम लोग समझते हैं, फिर सेकंड समझेंगे। अगर समझो एग्जांपल मैं हूं, बराबर है। अब मेरे बारे में चेक किया जाएगा कि मैं पिछले साल मतलब जो हम लोग का टैक्स ईयर है उसके अंदर रिलेवेंट टैक्स ईयर, उसमें मैं कितने दिन इंडिया में था। मेन वर्ड क्या है, इंडिया में था, मतलब इंडिया में कितने दिन रुका मैं, वो मुझे निकालना रहता है। ठीक है ना, देखो लिखा है स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट टैक्स ईयर। रिलेवेंट टैक्स ईयर में मैं 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा तो उसको मैं क्या माना जाएगा, उसको रेसिडेंट माना जाएगा। अब भले से मैं इंडियन हूं कि फॉरेन अमेरिकन कोई है, वो इंडिया में आके 182 डेज या उससे ज्यादा रहा तो उसको भी रेसिडेंट बोलेंगे, भले से वो अमेरिकन सिटीजन है तो क्या हो गया। ठीक है ना, तो मेन वर्ड क्या है, इंडिया में कितने दिन रहा। इंडिया में अगर 182 डेज या उससे ज्यादा रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिडेंट बोलेंगे। ठीक है, एक और कंडीशन है, अगर इस कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम लोग किसी और कंडीशन से उसको रेसिडेंट प्रूफ कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। तो जो पिछला साल था उसमें पहली कंडीशन में क्या था, 182 डेज और उससे ज्यादा। दूसरे में क्या है, 60 डेज और मोर, 60 दिन या उससे ज्यादा रहेगा तो। लेकिन साथ में क्या लिखा है, एंड 365 और मोर डेज ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर। उसके पिछले 4 सालों में 365 या उससे ज्यादा रहना चाहिए। अब ये कंडीशन बहुत लोगों को कंफ्यूज करती है, इसलिए मैं आप लोग को थोड़ा मेरे क्या बोलते हैं बोर्ड पे ले आता हूं तो आप लोग ध्यान देंगे। अभी जैसे पहले उसने बताया कि दो तरह की मेन कैटेगरी आ सकती है, या तो आएगी हमारी क्या, रेसिडेंट, ठीक है, या तो क्या आएगा वो नॉन रेसिडेंट। ये सिंपल सा रूल आप लोग याद रखिए। अब रेसिडेंट बनाने के लिए हम लोग को दो मेन कंडीशन दी गई है। ठीक है, जो पहली कंडीशन है वो क्या बोलता है कि एक पर्सन 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहना चाहिए। कितना डेज बोला है, 182 और मोर, बराबर है। या तो इसको हम लोग ऐसा बना सकते हैं 182 डेज से ज्यादा, बराबर है, या इक्वल भी चलेगा। दूसरी कंडीशन में क्या बोला है, ये और है, मतलब ये वाली या तो ये वाली, दोनों में से कोई एक। पहले 182 चेक करेंगे, अगर वो नहीं हो रही है तो 60 वाली चेक करेंगे। अब उसमें क्या है, 60 डेज और मोर, बराबर है। मैं ऐसे ही लिखता हूं, वो उसमें बहुत लोग को ऐसे समझता नहीं है, इसलिए मैं ऐसे लिखता हूं 60 डेज और मोर, 60 दिन या उससे ज्यादा। कब, रिलेवेंट टैक्स ईयर के अंदर, मतलब जिस भी ईयर का हम लोग टैक्स कैलकुलेशन, हर साल का हम लोग टैक्स कैलकुलेट करें, उस साल का हम लोग चेक करेंगे भाई वो साल में वो कितने दिन इंडिया में था। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर 182 से सेटिस्फाई नहीं हुआ, किसे चेक करेंगे, 60 से चेक करेंगे, 60 और मोर। इसके साथ में एंड है, एंड मतलब ये कंडीशन भी पूरी होना चाहिए और ये कंडीशन भी पूरी है। दूसरी क्या है, 365 डेज और मोर इन 4 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स। उसके पिछले साल में तो कितना 60, उसके पिछले 4 सालों में कितना आना चाहिए, उसका 365 डेज आना चाहिए। इस तरह से हमारा प्रूफ होगा कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। एकदम सिंपल। अब ये दोनों चीजें आप लोग को याद रखने का है। क्या याद रखने का है कि पिछले साल मतलब रिलेवेंट टैक्स ईयर, हमारा रिलेवेंट टैक्स ईयर मतलब देखो अभी, अब हम बहुत लोग को कंफ्यूजन क्या आता है कि सर इसमें कौन से डेज निकालना है। उतना ज्यादा सोचो मत, पहले सिंपल इतना निकालो कि भाई जिस ईयर का हम लोग टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं उस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा वो रह रहा है तो वो रेसिडेंट हो जाएगा। अगर 182 डेज से कम आया तो हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, 60 डेज पिछले साल में, मतलब वही टैक्स ईयर जिस ईयर का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन उसके पिछले 4 सालों में कितना होना चाहिए, उसका
365 डेज होना चाहिए, सब मिला के 4 साल का मिला के इंडिया में होना चाहिए, या उससे ज्यादा भी चलेगा। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि वो रेसिडेंट है कि नहीं है। अगर यस आ गया मतलब प्रूफ हो गया कि वो रेसिडेंट है। अगर समझो दोनों कंडीशन से प्रूफ नहीं हो रहा है तो क्या बन जाएगा, वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। तो नॉन रेसिडेंट बन गया तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर वो रेसिडेंट बन गया, अगर वो क्या बन गया, रेसिडेंट बन गया, तो हमारा काम बढ़ जाएगा। फिर रेसिडेंट बनने के बाद भी उसकी कितनी कंडीशन है, हमारी 2 कंडीशन है। अगर वो रेसिडेंट आता है तो कितनी कंडीशन हमारी, 2 कंडीशन उसमें भी, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ROR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या तो क्या बोलते हैं RONR, बराबर है, उल्टा लिख दिया मैंने, RNOR, रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा या तो क्या बनेगा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। अब इसकी क्या कंडीशन है वो अभी मैं थोड़ा देर के बाद समझाऊंगा, क्योंकि अभी अगर समझाऊंगा तो थोड़ा आप लोग को क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो अब उसके लिए हम लोग को क्या करना रहता है, एक वर्किंग नोट बनानी रहती है। अब वर्किंग नोट कैसे बनेगी, तो आप लोग याद रखना कि रिलेवेंट टैक्स ईयर जो आप लोग को अभी आप लोग की टेक्स्ट बुक में दिया है, एक्चुअल में वो 25-26 होना चाहिए था, लेकिन आप लोग को 26-27 दिया हुआ है हर क्वेश्चन। तो हम लोग कैलकुलेशन भी उसी हिसाब से करेंगे। हाँ, अगर आपके एग्जाम में 25-26 का आया तो आप लोग उसके हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अभी आपकी टेक्स्ट बुक में सब चीजें 26-27 के हिसाब से दी, तो हम 26-27 को ही रिलेवेंट टैक्स ईयर मतलब ये साल का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा लिखा रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहता है एग्जाम्पल। अभी जब एग्जाम्पल लूंगा आपको समझ जाएगा। तो अभी आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग का जो रिलेवेंट टैक्स ईयर है क्या है, आप लोग का रिलेवेंट टैक्स ईयर, जो टैक्स ईयर है आपका वो क्या है, 26-27, क्या है 26-27। तो आप लोग को चेक करने का है इस ईयर में वो कितने दिन इंडिया में रहा। अगर 182 से ज्यादा आ गया तो रेसिडेंट हो जाएगा, उससे कम आया तो क्या हो जाएगा, वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। अब आप लोग को कुछ वर्किंग बनाना पड़ेगी। वर्किंग कैसे बनाना पड़ेगी वो मैं आप लोग को अभी ही समझा देता हूं, ताकि आप लोग क्वेश्चन में एकदम रिलैक्स रहे और एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखो, अब आपका 26-27 है तो इसमें आपके हर साल में 12 महीने होते हैं, बराबर है। तो शुरू होगा आपका अप्रैल से लेके मई, जून, जुलाई, सो ऑन करते करते आप लोग कहां तक आ जाएंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च तक आएंगे आप लोग। ये आपका 26 रहेगा, ये एंड आप लोग का 27 रहेगा। तो ये 12 महीने में वो कितने दिन इंडिया में रहा वो आपको चेक करना है, बराबर है। फिर अगर इसमें 182 डेज आ गया, जैसे आप लोग चेक करें कि भाई अप्रैल में वो 6 दिन था, मई में ऐसा था, उस अलग अलग चीजें आएगी आप लोग को, तो आप लोग को चेक करते आने के हैं। चेक करने के बाद अगर आप लोग का 182 से ज्यादा आ गया या 182 से ज्यादा आ गया या इक्वल आ गया, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि वो हमारा क्या है भाई, रेसिडेंट है। उससे कम आया तो आप लोग के पास दूसरी कंडीशन है उसको प्रूफ करने के लिए, कौन सी वाली, 60 + 365। हाँ, उसमें सिर्फ एक ही नहीं, उसमें 2 साथ में, 60 भी होना चाहिए, पिछले साल में 60 होना चाहिए या उससे ज्यादा चलेगा, और साथ में क्या होना चाहिए, 365 पिछले 4 सालों में। तो इसका मतलब हम लोग को क्या निकालना है, देखो ये हो गया आप लोग का 26-27 का कैलकुलेशन आप लोगों ने यहां की है, बराबर है। फिर आप लोग को क्या चाहिए, 25-26 का कैलकुलेशन चाहिए, 24-25 का कैलकुलेशन चाहिए, 23-22 का कैलकुलेशन चाहिए, बराबर है। और फिर आप लोग को 22 और 21 का कैलकुलेशन चाहिए। ये आप लोग का हो गया रिलेवेंट टैक्स ईयर। ये लिखना नहीं है, ऐसा बनाना ऐसे ही है, लेकिन ये तो मैं सारी समझा रहा हूं। और ये आ गया आप लोग के 4 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर, बराबर है, या प्रीवियस टैक्स ईयर। अभी आप लोग को उसको प्रीवियस वर्ड यूज कर लेना है, मतलब टैक्स ईयर बोलते हो लोग, पहले था प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर बोलते थे लोग, अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको टैक्स ईयर ही काउंट करते हैं। तो पिछले 4 सालों में कितना होना चाहिए, इसमें कितना होना चाहिए, 60 से ज्यादा, बराबर, या तो उसके इक्वल। और ये सब में कितना, 365 डेज और मोर, 365 डेज भी चलेगा तो उससे ज्यादा भी चलेगा। तो इस कंडीशन से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि वो क्या है, रेसिडेंट है। ये 2 चीज समझ गए आप लोग को, वेरी गुड। थोड़ा सा समझेंगे तो एकदम सिंपल लगेगा। अब ये करने के बाद आप लोग को, जब हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करूंगा, मैं आज की वीडियो में ही करूंगा ताकि आप लोग का क्लैरिफिकेशन थोड़ा और हो जाए। अब ये करने के बाद आप लोग को कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि आप लोग जो ये फर्स्ट कंडीशन थी हमारी, कौन सी कंडीशन थी, फर्स्ट वाली 182 डेज और मोर वाली, मतलब ये फर्स्ट और ये हमारी सेकंड, इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। हाँ, आप लोग की मर्जी, अलग अलग यूज कर सकते हैं आप लोग को।
लेकिन जो रेसिडेंशियल स्टेटस है उसका सेक्शन क्या होता है आप लोग का? 6 है सेक्शन। किसका? रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने का सेक्शन क्या है? सेक्शन 6 है। उसमें अलग अलग है, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 4, 5, उसमें बहुत सारे अलग अलग है। ठीक है, उतना डिटेल की आप लोग को जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, अगर होगी तो मैं आप लोग को वीडियोस में धीरे धीरे समझा बता जाऊंगा। एक साथ बताऊंगा तो सब आप लोग की खिचड़ी बन जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूं। तो ये समझ गया आप लोग का 182 डेज और मोर और 60 प्लस 365। ठीक है ना, वो कौन से चालू समय में, इसलिए आप लोग के लिए ईयर मैंने लिख दिया है पहले ही। ठीक है, चलिए अब ये होने के बाद कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जिन केसेस में हम लोग 60 प्लस 365 यूज नहीं कर सकते हैं, वो हम लोग को पढ़ना है। अब उसके लिए मैंने अपना हर जो मैंने क्या बोलते हैं नोट्स बनाया आप लोग के लिए, उसमें मेंशन करके रखा है ताकि आप लोग को मैं वहीं से दिखा दूं। देखो यहाँ पे लिखा है, ये चीजें लिखी हुई है, अब यहाँ पे भी लिखा है देखो। ठीक है, वो आप लोगों को थोड़ा बोलते ना ओवरव्यू के लिए काम आएगा। जब आप लोग का एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी सारी, तो आप लोग एग्जाम में रिवाइज करेंगे, आप लोग को समझ जाएगा। 2 मिनट का काम रहता है, 5 से 7 मार्क्स आप लोग को एकदम इजीली मिल जाएंगे। अभी देखो क्या लिखा है, इफ इंडिविजुअल सेटिस्फाइज नाइदर ए और बी, मतलब आप लोग की जो ए कंडीशन थी 182 और मोर वाली, वो या 60 प्लस 60 वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो क्या बन जाएगा? वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, मतलब वो इंडियन रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई कर लेता है तो क्या बन जाएगा? वो रेसिडेंट। अब रेसिडेंट बनने के बाद भी 2 कैटेगरी बताना पड़ती है। अब उसके लिए क्या है वो बाद में बताऊंगा वीडियो के अगले पार्ट में, क्योंकि अभी बताऊंगा तो अभी आप लोग क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज जाएंगे। अभी देखिए क्या लिखा है, एक्सेप्शंस वेयर 60 डेज रूल इज इग्नोर्ड और मॉडिफाइड। ऐसा एक्सेप्शंस भी है जहां पे तुम्हारा 60 डेज रूल को हम लोग लेते नहीं हैं, ये बात ध्यान में रखना। कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें सिर्फ 182 डेज से ही आप लोग प्रूफ कर सकते हो, 60 वाले को आप प्रूफ नहीं कर सकते हो। कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है देख लो। पहले क्या लिखा है देखो, एन इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द टैक्स ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। इंडियन सिटीजन है, इंडिया के बाहर जा रहा है, पिछले मतलब आपके रिलेवेंट टैक्स ईयर में बाहर जा रहा है, काहे के लिए जा रहा है? वो जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? 60 प्लस 365 डेज वाली कंडीशन ले सकते नहीं है। इंडियन है, इंडियन सिटीजन है, रेसिडेंट नहीं, क्या है? सिटीजन है, इंडिया के बाहर जॉब के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं, बिजनेस पर्पस में जा रहा है, जॉब करने के लिए जा रहे हैं, तो उसको हम लोग सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन से या उससे ज्यादा कंडीशन उसको प्रूफ कर सकते हैं इंडियन सिटीजन। दूसरा क्या लिखा है, एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप बिकम रेसिडेंट ओनली इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर 1 to more। बराबर है, अगर इंडियन सिटीजन है और इंडियन शिप भी फॉरेन होती है और इंडियन होती है, इंडियन शिप है, उसका क्रू मेंबर है, मतलब उसके ऊपर कैप्टन होगा, कैडेट होगा, अलग अलग लोग की पोस्ट होती है, मर्चेंट नेवी की बात होती है मोस्टली क्योंकि इसमें, तो वो उसमें काम करता है, वो शिप पे काम करता है, इंडियन शिप है लेकिन फॉरेन शिप नहीं है, इंडियन शिप कंपनी इंडियन है, इंडियन शिप है, तो उसके ये वो बाहर जा रहा है, तो उसमें भी हम लोग कंडीशन बी को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, मतलब 60 प्लस 360 वाली कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, उसको आप लोग को 182 डेज और मोर वाली कंडीशन से ही सेटिस्फाई मतलब प्रूफ करना पड़ेगा वो रेसिडेंट है कि नहीं है। तो 2 चीज आप लोग को याद हो गई क्या? 60 प्लस 365 वाली 2 लोग को एप्लीकेबल नहीं रहेगी। इंडियन सिटीजन है, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, उसके लिए सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन है। अगर इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, जैसे आप लोग बोलते हैं मर्चेंट नेवी, बराबर ना, उसमें कैडेट, कैप्टन, अलग अलग पोस्ट होती है, तो अगर वो उसका मेंबर है और फिर वो इंडिया के बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए भी 60 प्लस 360 वाले को लेंगे नहीं, सिर्फ 182 वाली कंडीशन से प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का दूसरी। अब कुछ और भी कंडीशन दिया हुआ है, एंड इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का पर्सन है। आप इंडियन सिटीजन तो सबको समझता है कि भाई इंडिया में रहता है, इंडियन पासपोर्ट है उसके पास या इंडियन डॉक्यूमेंट्स है उसके पास। अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ये क्या होता है वो लोग समझता नहीं है, तो एकदम सिंपल है, वो पहले इंडियन था, मतलब इंडियन था, अभी उसने अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली है, या उसके बाप दादा मतलब उनके डैडी या उनके क्या बोलते ग्रैंडफादर, तो वो आप लोग इंडियन सिटीजन थे, कोई भी एक पेरेंट्स था उसमें से, आइदर ऑफ एनी बोला है, मतलब वो माँ है या बाप, दोनों में से कोई भी एक अगर इंडियन सिटीजन थे, और वो भी कौन सा इंडिया? अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है ना, इसके पार्ट थे, तो वो सब को क्या करेंगे हम लोग? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में काउंट करेंगे। अब वहां पे कंडीशन क्या है? पहले तो आप लोग समझ लिए कि भाई इंडियन सिटीजन होता क्या है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता क्या है। अगर उसके बारे में लिखा है देखो, एंड इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग अब्रॉड मतलब वो बाहर ही रहता है, हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, इंडिया की विजिट पे आया,
और उसकी इनकम अगर 15 लाख से कम है, इंडियन इनकम, कौन सी इनकम, इंडियन इनकम, मस्ट स्टे 180 डेज और मोर टू बी रेसिडेंट, उसको सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन से ही प्रूफ कर सकते हैं, उसके लिए भी 60 प्लस 365 चलने वाली नहीं है। तो 3 लोग हो गए जिनके लिए 60 प्लस 365 हम लोग ले सकते हैं। पहला क्या हो गया, इंडियन सिटीजन है, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, उसके लिए हम लोग सेकंड वाली जो भी कंडीशन उसको ले सकते नहीं है। इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, उसके लिए भी ले सकते हैं। एक इंडियन सिटीजन है, जैसे एग्जाम्पल कोई है, मेरे फैमिली में एक मेंबर है, वो जाके फॉरेन में ही रहता है, क्या रहता है, फॉरेन में जॉब कर रहा है ना, लेकिन है इंडियन सिटीजन, तो सिंपल सी बात है इंडिया में बहुत कम आएगा, बराबर ना। तो उसको रेसिडेंट प्रूफ करने के लिए हम लोग को सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन से प्रूफ कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग उसको रेसिडेंट बोलना पड़ेगा। 60 प्लस 65 से भी कर सकते हैं नहीं है, क्यों, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है, बाहर ही रहता है, इंडिया आ रहा है खाली, ठीक है, या बाहर का है, मतलब वो इंडियन सिटीजन है नहीं लेकिन फॉरेनर है, लेकिन उसके पेरेंट्स या वो पहले या उसके दादा, बराबर है, वो इंडियन सिटीजन थे, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थे, तो उनके लिए भी 60 प्लस 65 लेना नहीं है, ठीक है। अब एक स्पेशल कंडीशन ये वाली, ये जल्दी आती नहीं है, ये मतलब बोलते ना CMA, CS, CA एडवांस लेवल के लिए है, लेकिन आप लोग को समझा देता हूं खाली। इसमें ना जो अगर किसी की इनकम 15 लाख से कम है और इंडियन इनकम 15 लाख से अगर ज्यादा है, तो उनके लिए 60 प्लस 365 तो नहीं रहता है, लेकिन उनके लिए 120 प्लस 365 आता है, मतलब वो मॉडिफाई होता है, तो उनको 182 से भी प्रूफ कर सकते हैं और 120 प्लस 365 से भी रेसिडेंट प्रूफ कर सकते हैं, उनको रेसिडेंट माना जाएगा अगर वो पिछले 4 सालों में 120, मतलब पिछले साल में 120, मतलब रिलेवेंट टैक्स ईयर में, और उसके पिछले 4 साल में 365, नॉर्मली 60 प्लस 365 है ना, वहां थोड़ा चेंजेस भी आता है, जिसकी इनकम इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है उन लोग के लिए। तो ये इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता है बीकॉम और बैफ वाले स्टूडेंट के लिए, लेकिन मैंने आप लोग को बता दिया ताकि कभी आ गया ऑब्जेक्टिव में या कहीं और चीजें तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। सेम कंडीशन है कि भाई ये 4 लोगों को हम लोग को, मतलब ये 3 लोग हो गए, उसमें 3 मतलब 4 तरह के हो गए। एक इंडियन सिटीजन हो गया, सॉरी इंडियन सिटीजन हो गया, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है। एक तुम्हारा इंडियन क्रू मेंबर है, इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, उसके लिए। एक हो गया आप लोग का, तीसरा हो गया आप लोग के लिए इंडियन सिटीजन है, बाहर रहता है, इंडिया आ रहा है, मतलब वो बाहरी जॉब करता है लेकिन इंडिया आ रहा है, तो इंडिया में, या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये सबके कंडीशन में क्या है, 60 प्लस 360 वाली कंडीशन लेंगे नहीं। हाँ, अगर इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उसकी इनकम, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो उसको हम लोग 120 प्लस 365 से भी प्रूफ कर सकते हैं। 182 वाले तो सबके लिए एप्लीकेबल है, 182 वाली सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो ये बातें आप लोग ध्यान में रखो। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन मैंने बताया है कि भाई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, वो आप लोग यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। इतना समझ गया आप लोग को। नेक्स्ट है आप लोग का, जो आप लोग का टॉपिक है रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बराबर है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट पढ़ते हैं हम लोग उसको, और इसको पढ़ते हैं रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट तो प्रूफ हो गया अब कि भाई वो या तो ये कंडीशन से प्रूफ हो गया या तो ये कंडीशन से प्रूफ हो गया कि भाई तू रेसिडेंट है, लेकिन उसके बाद भी एक काम और करना है, ये चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये भी चेक करना रहता है। अब ये चेक करने के लिए जो बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट मतलब जो एकदम ओरिजिनल जो एक्ट है जो गवर्नमेंट ने बनाया है, उसमें कंडीशन इसके लिए दिया है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कंडीशन क्या है, लेकिन स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होती है, और जो मेरी नोट्स में है वो भी ऐसे ही दिया हुआ है, लेकिन मैं आप लोग को एकदम प्योर सिंपल बताता हूं कि भाई किस रूल से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, बराबर है। तो वो आप लोग ध्यान देंगे, इसमें 2 कंडीशन है और दोनों में एंड है। एंड मतलब दोनों अगर हाँ होगा तो ही वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, दोनों में से एक भी ना हो गया, मतलब एक भी प्रूफ नहीं हुआ, तो वो क्या रहेगा, रेसिडेंट रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहेगा, ठीक है। अब वो 2 कंडीशन क्या है सर बता दीजिए। बता रहा हूं, एकदम सिंपल है। पहले पिछला आप लोग अच्छे से समझ के रिवाइज कर लो, ताकि आप लोग को कैसा भी क्वेश्चन आए, ऑब्जेक्टिव आए, प्रैक्टिकल आए, फिलअप आए, मैचअप, कुछ भी आए, बड़ा क्वेश्चन आए, छोटा क्वेश्चन आए, आप लोग को एकदम मस्त के जैसा इजी लगेगा। बस शर्त ये है कि जो जो चीजें मैं आप लोग को बोल रहा हूं वो आप लोग नोट डाउन करके दिमाग में प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। इतना डिफिकल्ट नहीं है टैक्सेशन, टैक्सेशन बहुत इजी है, अगर तुम अच्छे से करेंगे तो आउट ऑफ मार्क्स एकदम इजी लाएंगे, 100 आउट ऑफ 100, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं हम लोग कि भाई अगर रेसिडेंट तो प्रूफ हो गया, चाहे वो 182 वाले से हुआ, मोर वाले से हुआ, या 60 प्लस 360 वाले से हुआ, दोनों में से कोई एक से, ठीक है ना। इसमें एक ही कंडीशन है, इसके साथ 2 है, मतलब दोनों होना चाहिए। 60 हुआ और 365 नहीं हो रहा तो भी हम लोग उसको रेसिडेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, तो ध्यान रखना।
अब रेसिडेंट प्रूफ हो गया, अब दो चीजें उन लोग को बांटना पड़ेगा, या तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहेगा या तो क्या रहेगा वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब उसके लिए क्या है वो देखो, एकदम सिंपल सा है, मैं आप लोग को बताऊं ना। 2 out of 10 क्या होना चाहिए उसके अंदर, रेसिडेंट होना चाहिए, और 730 और मोर। एक काम करता हूं मैं इसको पहले लिखता हूं और इसको बाद में लिखता हूं ताकि आप लोग को थोड़ा सीक्वेंस से रहे। ये है आप लोग का 730 और मोर डेज इन 7 preceding tax years, और 2 out of 10 रेसिडेंट होना चाहिए। अब ये क्या होता है एकदम डिटेल में समझाता हूं अच्छे से, ताकि आप लोग को बेसिक समझ जाए तो उसके बाद आप लोग एडवांस लेवल तक एकदम फटाफट कर लेंगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पे डिटेल नहीं लिखा हुआ, थोड़ा बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं इससे आप लोग को क्या बोलते हैं बताने की कोशिश नहीं करता हूँ, तो क्योंकि स्टूडेंट लोग बहुत कंफ्यूज आते हैं। हाँ देखो यहाँ पे है एकदम सिंपल, देखो क्या लिखा है, इफ अ रेसिडेंट डज नॉट फॉल अंडर एनी आर कैटेगरी ही इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर वो सिंपल सी बात है, कोई इंसान रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कंडीशन में नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे उल्टा पढ़ना है हम लोग को बेरेक्ट के हिसाब से, कि भाई बेरेक्ट के हिसाब से अलग दिया है, यहाँ पे मैं तो आप लोग को उल्टा पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग को एकदम सिंपल लगे। अगर किसी को हम लोग को रेसिडेंट हो गया, उसके बाद बताना है कि भाई वो मतलब आइडेंटिफाई करना है वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए कंडीशन क्या है, देखो लिखा है 730 या उससे ज्यादा पिछले 7 सालों में रहना चाहिए प्रीसीडिंग टैक्स ईयर से, एंड रेसिडेंट इन 2 out of 10 प्रीसीडिंग ईयर प्रीसीडिंग टैक्स ईयर। बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पिछले हम लोग को 7 साल में वो सामने वाला 730 डेज या उससे ज्यादा अगर रहेगा, एंड पिछले 10 साल में 2 साल वो रेसिडेंट रहा था। अब रेसिडेंट के लिए कंडीशन अलग है, वो जो मालूम है अपने पढ़े थे, अगर 10 में से 2 साल भी रेसिडेंट हो गया वो, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इंडियन रेसिडेंट बोलेंगे, लेकिन कौन सा बोलेंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मतलब वो पिछले 7 साल में 730 डेज या उससे ज्यादा नहीं रह रहा है और पिछले 10 साल में 2 साल रेसिडेंट नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब ये जो पार्ट है इसको मैं बार बार जब क्वेश्चन आएगा तो उसको और रिवाइज करूंगा, तो मतलब क्या हो गया आप लोग का वर्किंग, देखो ये हो गया। अब फिर आप लोग को ये तो समझ लो रेसिडेंट प्रूफ करने के लिए 2 कंडीशन थी, या तो 132 और मोर और 60 + 365। इसके बाद और आ सकता है, मतलब आप लोग 21, 20, 90 सॉरी 90 नहीं 20, 19, 19, 18, 18, 17 और 17, 16। अब देखो ये तो रिलेवेंट टैक्स ईयर हो गया हम लोग का, ये 4 प्रीसीडिंग हो गए, 5, 6, 7, ये हो गए हमारे 7, और ये 16 और 15, और ये हो गए हमारे यहां से लेके यहां तक 10। तो ये अलग अलग चीजें हैं। अब मैं इसके लिए आपको देखो यहां बताता हूं, ये थोड़ा कंफ्यूजन होगा आप लोग को। ये 16 और 15 4 साल का हो गया, फिर कितने साल का बोला है उसने, 7 साल का बोला है, तो मतलब यहां तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 साल में कितना आना चाहिए, 730 और मोर, उससे ज्यादा। बराबर है, उल्टा लिख दिया मैंने, इसको ऐसा लिख सकते हो तुम लोग, ताकि वो वहां पे क्या होता है कंफ्यूजन होता है आप लोग बच्चे लोग को, तो ऐसे लिखना है। तो 730 और मोर, और 10 सालों में क्या आना चाहिए, 10 साल मतलब यहां तक। बराबर है, इसको थोड़ा यहां लिखता हूं, यहां तक 2 out of 10, मतलब 10 सालों में 2 साल का होना चाहिए, वो रेसिडेंट होना चाहिए। अब रेसिडेंट की कंडीशन तो तुम लोग को मालूम है 2 वाली, तो पिछले 10 सालों में क्या होना चाहिए, 2 साल क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। तो ये हमारे वर्किंग का पार्ट रहेगा। पहले क्या रहेगा हम लोग का रिलेवेंट टैक्स ईयर, तो ये हम लोग अप्रैल से लेके मार्च तक ऐसा बनाएंगे और हर मंथ में कितना वो निकालेंगे, चेक करेंगे 182 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 182 नहीं आ रहा है तो कुछ लोगों को, ज्यादातर लोगों हम लोग 60 से 60 + 365 से प्रूव कर सकते हैं। तो पिछले साल में 60 आ रहा है कि ना, वो भी देखना पड़ेगा। 60 आ गया तो साथ में क्या चाहिए, पिछले 4 सालों में कितना चाहिए, 365 चाहिए, वो ढूंढेंगे। वो ढूंढने के बाद अगर वो रेसिडेंट हो जाता है
तो फिर हम लोग को नेक्स्ट कंडीशन पे आना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। उसके लिए हम लोग क्या चाहिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए पिछले 7 सालों में 730 डेज उससे ज्यादा होना चाहिए और पिछले 10 सालों में 2 साल क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। तो ये होगा हमारी कंडीशंस। अब आते हैं हम लोग कुछ अलग टॉपिक्स के ऊपर जो हम लोग को थोड़ा बोलते हैं इसमें आप लोग को पढ़ना है। यहाँ पे तो मैंने ऐसा खास तो बताया नहीं है, हाँ कुछ रूल्स है काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ डेज के, वो हम लोग देख लेते हैं। अब रूल्स क्या है उसमें लिखा, देखो स्टे नीड नॉट टू बी कंटिन्यूस और नॉट द सेम प्लेस इन इंडिया। इंडिया में वो जरूरी नहीं कि एक ही जगह पे रहे, जो ना 182 डेज 60 डेज वो सब, तो जरूरी नहीं कि एक जगह पे रहे, वो अलग अलग जगह पे रहेगा। इंडिया में ही है तो हम लोग उसको काउंटिंग में लेंगे। और कंटिन्यूस जरूरी नहीं है, आज आया 4 दिन रहा फिर चलेगा फिर वापस अगले महीने आ गया, तो सब मिला के भी हम लोग ले सकते हैं, कंटिन्यूस जरूरी नहीं है। दूसरा बोल रहा है पार्ट ऑफ द डे, मतलब क्या है कि अगर वो आज इंडिया में आया तो आज को भले से रात में 11 बजे आया वो, लेकिन आज के दिन में आ गया ना वो, तो आज के दिन को भी हम लोग क्या काउंट करेंगे, उसको इंडिया में ही स्टे काउंट करेंगे। और जिस दिन जाएगा वो, उस दिन भी भले से वो 1 घंटे के लिए आधे घंटे के लिए रहे, लेकिन उसको भी इंडिया में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है ना, मतलब आने वाले दिन भी और मतलब अराइवल और डिपार्चर दोनों इंडिया में ही स्टे काउंट किया जाएगा। फिर हाँ, अगर कोई शिप है और इंडियन टेरिटरी मतलब इंडियन बाउंड्रीज के अंदर जो टेरिटोरियल बाउंड्री होती है, वाटर बाउंड्री, उसके अंदर अगर एंकर्ड है तो उसको भी हम लोग इंडियन स्टे में ही काउंट किया जाएगा। लीप ईयर आता है, लीप ईयर के लिए हम लोग हमेशा मैं स्टूडेंट्स लोग को बोलता हूँ कि 4 का टेबल याद रखो, 2000, 2004, 2008, 2012, 16, 20, 24, 28। अब 28 तो है नहीं हम लोग को, तो हम लोग को ज्यादातर 2 ही चीजें आएगी, 24 आएगा, 3 आएगा, 24 आएगा, 20 आएगा और 16 आएगा, 4 साल का डिफरेंस है। तो उसमें लीप ईयर मतलब वो ईयर में फैब हम लोग का 29 डेज का रहता है। यहाँ पे बहुत कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। बाकी तो HUF का है, तो HUF का मैं आप लोग को इतना डिटेल नहीं है, वो मैं इसलिए आप लोग को आज की वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। आगे जब कोई दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें HUF फर्म्स के बारे में बताऊंगा तब क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में समझ रहे थे। तो इंडिविजुअल का टॉपिक खत्म हो गया, अब हम लोग डायरेक्टली आएंगे हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने निकाल के रख दिया हूँ। कुछ बेसिक चीजें होती हैं वो हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम पे लिखना होती है। वो क्या लिखना है, एकदम सिंपल है, 2 मिनट में आप लोग को बताता हूं कि वो चीजें क्या क्या होती है और क्या क्या आप लोग को लिखना है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप मुझे ऐप पे मांग सकते हैं, मैं आप लोग को टेक्स्ट बुक क्वेश्चन दे दूंगा, या आप लोग स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। देखो क्या लिखा है, मिस्टर संजय एन इंडियन सिटीजन वेंट टू USA फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो यहां पे क्लियरली बता दिया उसने कि मिस्टर संजय है वो इंडियन सिटीजन है और वो USA जा रहा है पहली बार, काहे के लिए, जॉब के लिए। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, अभी हम लोग की कौन सी स्टेप था, देखो कि भाई प्रूफ करना पड़ता है हम लोग को रेसिडेंट है कि नहीं है। तो अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर जॉब के लिए जा रहा है तो उसके लिए 182 डेज वाली कंडीशन से ही प्रूफ कर सकते हैं, 60 + 365 को ले सकते नहीं हैं। मतलब समझ गया, जो कंडीशन हम लोग की है ए वाली उससे प्रूफ कर सकते हैं, बी वाली कंडीशन से उसको प्रूफ नहीं कर सकते। मतलब ये कंडीशन से ही प्रूफ करना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है और एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ऑन 10th May 2026 he came back to India on 19 November 2026 और 19 नवंबर 2026 को वो आया। फाइंड आउट हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द टैक्स ईयर 2026-27। हम लोग को उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है 26-27 के लिए, बराबर है। तो अभी देखो हम लोग अब इसको लिखते कैसा है वो आप लोग को ध्यान में लिखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, बराबर है। लिखते कैसा वो आप लोग ध्यान देंगे। फर्स्ट पार्ट है आप लोग का ascertaining whether a resident। पहले हम लोग ascertain करेंगे कि वो रेसिडेंट है कि नहीं है, पहला स्टेप ये है। इसको हम लोग सेक्शन 6 में कवर करते हैं। जो कवर किस में होता है, सेक्शन 6 में। ये नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लोग को, लेकिन सोल्यूशन जहां जहां सेक्शन याद है लिखो, नहीं याद तो मत लिखो, लेकिन कोशिश ये करो कि अगर आप लोग थोड़ा अच्छे से आउट ऑफ मार्क्स लाना चाहते हैं तो हर चीज बराबर से लिखो। तो पहले क्या लिखेंगे, असर्टेनिंग वेदर अ रेसिडेंट, रेसिडेंट है कि नहीं है, पहले असर्टेनिंग करना है। फिर उसमें फर्स्ट पार्ट रहेगा हम लोग का, इसको चाहिए तो आप लोग कैपिटल ए में लिखो, थोड़ा सा ये ऐसा अजीब दिखता है, कैपिटल ए में लिखो। फिर ये ए में लिखो, क्या है आप लोग का कंडीशन। और पहले आप लोग क्या लिखेंगे ध्यान दो, पहले उसका स्टेटस लिखो, किसका, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, किसके बारे में बोल रहे हैं, मिस्टर संजय। तो लिखो ऐसा, मिस्टर संजय
इज एन मिस्टर संजय इज एन इंडियन सिटीजन। went to USA for एम्प्लॉयमेंट। तो ये बारे में लिख दो कि जो मेन उसके बोल ना क्या एक्टिविटी है उसकी या उसका स्टेटस क्या है। मिस्टर संजय जो है इंडियन रेसिडेंट है, वो यूएसए जा रहा है के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, या ऐसा भी सकते हैं मिस्टर संजय इज इंडियन सिटीजन वेंट आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये आप लोग लिख सकते हैं। इससे क्या समझ जाएगा आप लोग को कि आप लोग को जो कंडीशन ए है वो लेना है, कंडीशन बी आप लोग को लेना नहीं है, कंडीशन बी को इग्नोर करना है। क्योंकि अगर कोई इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट के बाहर जा रहा है तो उसके लिए हम लोग जो 60 प्लस 360 वाले कंडीशन है उसको लेते नहीं है, उसको इग्नोर करते हैं। तो पहला काम है आप लोग का उसका स्टेटस लिखो, मतलब फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या लिखना है आप लोग को, कंडीशंस लिखना है। अगर आप लोग को दोनों कंडीशंस मतलब पहली कंडीशन से नहीं हो रहा है तो आप लोग को दोनों लिखना पड़ेगा, ए वाली भी लिखना पड़ेगा और बी वाली भी लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग को बी वाली की जरूरत नहीं है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, उसकी कंडीशन नंबर ए लिखेंगे। तो लिखेंगे हम लोग ही विल बी अ रेसिडेंट, वो रेसिडेंट होगा। कंडीशन लिख रहे हम लोग, इफ ही इज इन इंडिया। अभी है ही और शी, ध्यान देने का, लड़का लिख रहे तो मतलब मेल लिख रहे तो ही और फीमेल का लिख रहे तो शी, वो ध्यान देना। हाँ, तो लिखे ही विल बी अ रेसिडेंट इफ ही इज इन इंडिया फॉर 182 और मोर डेज। बराबर है, मूव दिख रहा है मेरा, मोर डेज बिटवीन 1 अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 2027। अभी आप लोग की टेक्स्ट बुक में ये प्रॉब्लम की है, या गलती बोल सकते हैं या बोल सकते हैं थोड़ा इग्नोरेंस बोल सकते हैं कि भाई अभी आप लोग का 27 खत्म भी नहीं हुआ है, 26 ही चल रहा है। तो आप लोग को ये ईयर का क्वेश्चन एक्चुअल नहीं लेना चाहिए, लोग को लेना चाहिए पिछले साल लेना चाहिए, एक्चुअल में उसको 25 26 का देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने गलती करे, अब गलती करते हम लोग क्वेश्चन उसके हिसाब से ही कर रहे हैं क्योंकि अभी 26 27 तो खत्म ही नहीं हुआ है। खत्म होने के बाद हम उस पर स्टेटस चेक करते हैं, पहले कैसे चेक कर लेंगे, अभी तो समझो 27 की तो बात ही नहीं चली उसकी। लेकिन उन्होंने बोला है तो हम लोग उस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग का क्वेश्चन एग्जाम में 25 अभी यहाँ पे लिखा भी देखो क्या निकालो, 26 27 का निकालो। नॉर्मली किसका आना चाहिए उसको 25 26, क्योंकि पिछले साल का ये साल डिसाइड करेंगे ना। लेकिन ठीक है चलो जाए दो। अभी ये 26 27 हम लोगों ने लिख दिए कि भाई पिछले एक साल में वो इंडिया में 182 डेज या से ज्यादा रहेगा तो उसको हम लोग रेसिडेंट बोल सकते हैं। तो पहले में क्या लिखे उन्होंने, उसका स्टेटस लिखे। दूसरे में क्या लिखे, कंडीशन लिखे। ये कंडीशन क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी, खाली वो ही और शी चेंज करना पड़ेगा हम लोग को। कभी कभार इसमें B1 आएगा और B क्या आएगा, 2 आएगा, ध्यान देना। कभी कभार क्या हो सकता है इसमें B1 और क्या आएगा B2, ठीक है ना, ध्यान देना इसको आप लोग। लेकिन मैं मोस्टली स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं कि इसको B मत लिखो, इसको ऐसा लिखो, इसको 1 लिखो फर्स्ट, इसको क्या लिखो सेकंड लिखो, और उसके अंदर इसको A बोलो और इसको क्या बोलो B बोलो। B कौन सी है, वो दूसरी वाली। उसके बीच में क्या आएगा, और उसमें भी 2 है, फर्स्ट एंड सेकेंड, और उसके बीच में क्या आएगा, दोनों के बीच में एंड। क्या था वो, he will be in India, ऐसा लिखेंगे सेम, he will be a resident if he is in India for 60 days or more, and बीच में एंड रहेगा, फिर दूसरा रहेगा he will be in India for 365 days or more in 4 preceding tax years, ठीक है ना। तो लिखना रहेगा आप लोग को। लेकिन अभी ये कंडीशन में, ये क्वेश्चन में ये बी वाली लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोलते हैं, इंडियन सिटीजन है, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए फर्स्ट से ही प्रूफ करेंगे उसको। तो अब आते हैं हम लोग डायरेक्टली थर्ड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में क्या हो गया, उसका स्टेटस हो गया, सेकंड पार्ट में हम लोग की कंडीशन होगी, थर्ड में हमारा कैलकुलेशन रहेगा, ठीक है ना। ही ये हटा देता हूं मैं ताकि स्टूडेंट लोग ये नहीं लिखे, कब लिखना है मैं बता दिया आप लोग को। ही स्टेज इन इंडिया फॉर। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए आप लोग को ऐसा बनाना रहेगा, ऐसा बनाना रहेगा अप्रैल से लेके पूरा मार्च तक, मतलब यहाँ पे आप लोग बना लीजिए ऐसा, मतलब ये वर्किंग में रहेगा आप लोग का वर्किंग नोट। चाहे तो आप वर्किंग नोट क्वेश्चन से पहले बना सकते हैं, क्वेश्चन के बाद भी बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में आप लोग को वर्किंग नोट बनाना रहेगा
अब वो कैसा बना रहेगा देख लेना। आप लोग क्या लिखेंगे, पूरा अप्रैल मई जून ऐसा पूरा बनाना रहेगा और उसके नीचे लिखना रहेगा। अभी ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है इसलिए मैंने वर्किंग बनाया नहीं है, खाली आप लोग ध्यान दो। अभी क्या क्या है तो देखो, तो अभी वो क्या गया, फर्स्ट टाइम इंडिया के बाहर गया है। कब गया है, 10 मई को, 10 मई को वो बाहर गया है। अगर आप लोग देखेंगे तो उसका अभी मैं एक काम करता हूं, कैलकुलेशन लिख ही लेता हूं आप लोग को ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब और मार्च, ये हो गया 27 रहेगा और यहां पर रहेगा 26 27 का। अब पहली बार तो इंडिया के बाहर जा रहा हो, कब जा रहा है, 10 मई को। तो सिंपल से समझो, आप इंडिया में हो, आप पहली बार इंडिया के बाहर जा रहे हो, तो सिंपल सी बात है पहली बार बाहर जा रहे हो तो अभी तक तो आप कहां थे, इंडिया में थे, क्योंकि हम लोग को उसका इंडिया में स्टे निकालना है। तो 10 मई तक वो इंडिया में था, मतलब अप्रैल से हम लोग का ईयर शुरू होता है, तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 डेज। तो वो 30 डेज इंडिया में था। फिर आते हैं मई में वो 10 तारीख को चले गया है, मतलब 10 दिन इंडिया में था वो। आप लोग को बहुत लोग को ये कंफ्यूजन आता है, सर हम लोग को ये नहीं मालूम पड़ता है 30 कब रहेगा, 31 कब रहेगा, 28 कब रहेगा, 29 कब रहेगा। तो उसके लिए एकदम सिंपल बताता हूं मैं, ये ऐसा बचपन में हम लोग को सिखाते थे। ऊपर आया तो 31, नीचे आया तो 30, मतलब जैन 31, फेब नीचे 30, लेकिन फेब का वो याद रखने का 28 और 29 होता है, उसके लिए मत समझना कि 30। तो 28 और 29 कब रहेगा, मोस्टली 28 ही रहता है। 29 कब रहता है, लीप ईयर में। लीप ईयर में तुम लोग बता दिया मैंने, 4 का टेबल 2000, 2004, 2008, 2012, मतलब 4 का टेबल 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 ऐसा चलते आएगा। तो वो जो ईयर आएंगे 2000 के, वो सब आप लोग क्या रहेंगे, लीप ईयर रहेंगे। तो आप लोग ध्यान में रखो, ठीक है। तो वो हो गया आप लोग की फैब के लिए, मतलब ऊपर आया तो 31, नीचे आया तो 30। तो अभी पहले आप लोग का क्या है, अप्रैल नहीं मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नीचे आ रहा है तो 30 है। फिर क्या है, मई मतलब ऊपर आएगा आप लोग का। तो मई कितना रहता है आप लोग का, 31 रहता है, लेकिन 10 तारीख को वो चले गया तो 10 दिन इंडिया में था, तो इसलिए आगे का नहीं ले रहे हम लोग। अब वो कब आया, देखो, ही केम बैक टू इंडिया ऑन 19 नवंबर, मतलब 10 मई को गया है, तो ये जून में तो था ही नहीं, जुलाई में भी नहीं था, अगस्त में भी नहीं था, सितंबर में नहीं था, अक्टूबर में भी नहीं था। तो इसका मतलब इस सब में दिन क्या है, 0 डेज वो इंडिया में रहा है। तो मैं 0 के पहले क्या करता हूँ, उसको डैश कर देता हूँ, 0 सबको कंफ्यूजन होएगा। तो ये अक्टूबर तक नहीं आया। कब आया वो, 19 नवंबर को आया। कब आया, 19 नवंबर को। तो नवंबर को आया, मतलब वो 19 नवंबर को आया, तो 19, 20 और फिर 30 तक नवंबर, क्योंकि देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 30 आता है, ठीक है। तो 18 दिन तो इंडिया में था नहीं, वो 19 नवंबर को आया, मतलब इंडिया में कितने दिन था वो, 12 दिन, बराबर ना। 19 नवंबर को आया, इंडिया में आया 19 नवंबर को, तो 19 नवंबर के बाद इंडिया में रहा है वो, तो 19 रहा, 20 रहा, 21, 22, 30 तक निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12 दिन नवंबर में। फिर वो उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं कि भाई वो वापस गया कि नहीं गया, लिखा देखो, हाँ कुछ नहीं लिखा है। तो इसका मतलब दिसंबर में पूरा 31 दिन रहा होगा, क्योंकि दिसंबर 31 होता है, जनवरी में भी 31 आता है, फेब में आता है आप लोग का 28 आएगा, क्योंकि आप लोग का ये 2027 का फेब है, उसमें आप लोग का लीप ईयर नहीं है। मार्च में कितना आता है आप लोग का, 31। तो ये आ गया आप लोग के कैलकुलेशंस। ये कैलकुलेशन आप लोग को ऐसा करना रहेगा, जब क्वेश्चन बड़ा आएगा तब ऐसा फिर लिखना रहेगा, फिर उसके बाद, ठीक है, वो जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग समझ जाएगा। अब ये समझ गए थे ना, ये आप लोग का वर्किंग का पार्ट है, आप लोग को यहाँ नहीं लिखना है, ये वर्किंग नोट में लिखना है। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ तो हटा देना। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 630 प्लस 10 प्लस कितना आया, 12 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है। तो टोटल कर लेंगे तो और भी कर सकते हैं, सब बड़ा काम नहीं है। 30 है, 30 30 30 30 30, तो ये हो गया आप लोग का टोटल 3 4 12, 120 121 121 और ये 151 और 161 और 173। तो आ गया आप लोग का 173 डेज। ये आ गया आप लोग का 173 डेज, बराबर है। अब आप लोग इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। अब ये 3 चीजें हो गई। पहला क्या हो गया, उसका स्टेटस। दूसरा हो गया हम लोग की कंडीशंस, वो हर क्वेश्चन में सेम ही रहेगी, खाली कभी कभार 60 प्लस 365 भी लिखना पड़ सकता है अगर इससे प्रूफ नहीं होगा फर्स्ट वाली से। सेकंड क्या है आप लोग का, उसके वर्किंग मतलब उसका एक्चुअल उसने कितने दिन रहा, तो वो आप लोग ने लिखे। ये वर्किंग यहां नहीं करना रहेगी, वर्किंग आप लोग को बाद में करना रहेगी। मोस्टली मैं क्या करता हूं, इसको ऐसा लिखता हूं 4 आंसर लिखता हूं 170, ये नहीं लिखता हूं, ये लिखता हूं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं क्या है, वर्किंग नोट
नंबर 1 में मतलब ये हम लोगों ने सॉल्व किए। या वर्किंग नोट लिख देता हूं कि भाई वर्किंग नोट में जाके देख लो, और यहाँ पे लिखा रहेगा कि कितने दिन रहा वो 173 डेज। ये वर्किंग नोट में रहेगा हमारे। ये समझ गए इतना। अब मैं इसको हटा देता हूं ताकि आप लोग को ये बीच में बार बार नहीं आए, ठीक है। तो इसको साइड कर देता हूं मैं, अभी नीचे बाद में देखूंगा, ठीक है। चलिए लास्ट में लिखेंगे हम लोग कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब हमारा आंसर, वो कितने दिन, मतलब वो सॉरी कितने दिन तो हो गया, मतलब सोल्यूशन कैलकुलेशन तो हो गया। अब खाली लिखेंगे कि वो रेसिडेंट है कि नहीं। अब कितना आया, 173 डेज आया, बराबर ना। तो 173 डेज आया मतलब वो इंडियन रेसिडेंट नहीं है। तो लिखेंगे मिस्टर, क्या नाम है उसका, संजय इज नॉन सिटीजन, बोला मैंने हाँ गलती से, रेसिडेंट, हाँ सॉरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। कभी कभी गलती आती है हाँ, तो थोड़ा मिस्टेक हो गई तो थोड़ा इग्नोर करना। रेसिडेंट, सिटीजन तो इंडियन ही है, वो रेसिडेंट नहीं है हाँ। तो क्या आ गया, मिस्टर संजय इज नॉन रेसिडेंट, मिस्टर संजय रेसिडेंट नहीं है। कौन से ईयर में, प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना। क्यों, एज ही डज नॉट सेटिस्फाई कंडीशन टू ए, ठीक है। तो के अंदर ये ए रहती है, वो दूसरी वाली जो रहेगी वो बी रहेगी, लेकिन अब यहाँ पे एक ही कंडीशन है तो इसलिए हम लोगों ने लिख दिया ब्रैकेट में मेंशन करके। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। एकदम सिंपल रहता है, खाली आपको थोड़ा सा लॉजिक देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप लोग को थोड़ा सा क्लियरिटी आती जाए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जो इंडियन ओरिजिन वाला क्वेश्चन है, बराबर ना। चलो देखो क्या लिखा है, मिस्टर लोबो अ कैनेडियन सिटीजन, कनाडा का सिटीजन है लेकिन इंडियन ओरिजिन का है। इंडियन ओरिजिन मतलब या तो वो पहले इंडियन था या उसके बाप दादा इंडियन थे, ठीक है ना। और इंडिया बोले तो सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया अनडिवाइड इंडिया की बात करते हैं, पार्टीशन के पहले की इंडिया की बात करते हैं। तो उसमें इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश आता है। केम टू इंडिया ऑन 1 अक्टूबर 2021। इंडिया में पहली बार कब आया, 1 अक्टूबर 2021 में आया वो, फॉर द फर्स्ट टाइम। हिज टोटल स्टे इन इंडिया वाज अंडर, उसका टोटल स्टे दिया हुआ है 2022 के ईयर एंड का दिया, मतलब वो 21-22 रहेगा, 25 दिन। 22-23 में 80 डेज, ऐसा करते 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 हम लोग को 25-26, ये तो बोला ईयर एंडिंग है तो इसका स्टार्टिंग क्या रहेगा, 25 रहेगा, 1 अप्रैल 25 रहेगा, वैसे सबका रहेगा ऐसा। तो ये हम लोग को दिया हुआ क्वेश्चन में कैलकुलेशन करके दिया है, तो हम लोग को वर्किंग नोट में ज्यादा बोलना करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, ही इन्फॉर्म दैट ही वाज इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 टू 28 जून, बोथ द डेज इंक्लूसिव। तो नहीं बोला, हम लोग लेते हैं क्योंकि उसका रूल है, डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 26-27। हम लोग उसका क्या डिसाइड करने का है, रेसिडेंशियल स्टेटस। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि पिछले क्वेश्चन से उसको कॉपी कर लेता हूँ बहुत सारी चीजें, क्योंकि लगभग सेम रहेगी। अब वो उतना पूरा लिखते बैठूंगा तो बहुत टाइम जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ उसका इतने पार्ट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और जो मुझे नहीं चलेगा मैं उसको वहां ले आके क्या बोलते हैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया मेरा कॉपी, तो नेक्स्ट पेज पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूं ताकि थोड़ा सा टाइम क्या हो जाए हमारा बच जाए। चलिए अब ये देखिए, ये हमारा कुछ चीजें हम लोग को मैंने आप लोग को बताया था कि पहले क्या करेंगे हम लोग, असरटेन करेंगे रेसिडेंट है कि नहीं है। रेसिडेंट होने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप भी आता है, असरटेनिंग वेदर ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वो बात की बात है। तो अभी हम लोग पहले देख रहे हैं असर्टेनिंग वेदर रेसिडेंट, रेसिडेंट प्रूफ होने के बाद यस आया तभी तो आगे का काम करना है, मतलब बी वाला काम। ये तो पहले ही कंडीशन नहीं पूरा हुआ था तो इसलिए नहीं किए थे। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, अब यहाँ पे पहले में क्या लिखते हैं हम लोग, कंडीशन लिखते हैं। अब कंडीशन लिखने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या है, मिस्टर लोबो, तो ये मैं थोड़ा मिटा देता हूँ आप लोग के लिए ताकि ये पूरा अच्छे से लिख दूं। देखो क्या लिखना है हम लोग को, स्टेटस लिखना रहता है उसको, मिस्टर लोबो a Canadian citizen but of Indian origin। कैनेडियन सिटीजन है लेकिन इंडियन ओरिजिन का, बराबर ना। केम टू इंडिया फॉर विजिट। इंडिया क्यों आ रहा है, विजिट करा रहा है, घूमने के लिए आ सकता है या कुछ और काम के लिए आ सकता है, लेकिन वो नॉर्मल काम के लिए आए।
तो हम लोगों ने ये लिख दिया। अब जैसे ही हम लोग को मालूम पड़ा कि वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, तो उसके लिए भी 60 प्लस 365 वाले आती नहीं है। हाँ, लेकिन उसके लिए एक और था, 120 प्लस 365 कर सकते हैं उसको, लेकिन कब? जब उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा रहेगी। तो ये सब चीजें आती नहीं है, क्योंकि आप लोग को एकदम सिंपल है, टीवाई बीकॉम बैफ को या बीकॉम बीएमएस वगैरह को, खाली वो सीए इंटर वाले लोग को या सीएस वाले लोग को, उन लोग को रहता है एडवांस लेवल का। तो उनके लिए फिर और कंडीशन खड़ी होती है कि भाई उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ना 120 प्लस 365 से भी प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन अभी या तो सिंपल सी बात, हम लोग सिंपल क्वेश्चन है और इनकम दिया हुआ भी नहीं है, तो हम लोग देखेंगे भाई कि वो इंडियन ओरिजिन का है, तो उसके लिए 60 प्लस 365 कंडीशन से उसको प्रूफ नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही कंडीशन है, इसलिए मैं लिख देता हूँ, ही विल बी अ रेसिडेंट इफ इज इन इंडिया फॉर 180 days और मोर बिटवीन 1 अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 2027। इसके बीच में 180 days से ज्यादा रहेगा तो इंडियन सिटीजन होगा, इंडियन सिटीजन बोलोगे बार बार, रेसिडेंट होगा, नहीं तो इंडियन रेसिडेंट नहीं रहेगा वो। फिर हम लोग कैलकुलेशन लिखेंगे उसकी। अब कैलकुलेशन लिखने के लिए मैं आप लोग को लिखूंगा कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं ही स्टेज इन इंडिया, बराबर है। अब वो कितने दिन के लिए इंडिया है, वर्किंग नोट की जरूरत पड़ने वाली नहीं है शायद, वो छोटा सा पार्ट है। फॉर कितने दिन आप लिख लेते हम लोग देखते हैं उसको, तो वो हम लोग उस हिसाब से लिख लेंगे। कंक्लूजन बाद में हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा है, ही स्टेज इन इंडिया फॉर। अब देखो इंडिया में तो ये सब जो है, जो अपना रिलेवेंट टैक्स ईयर है वो आपका 26-27 है, और ये सब 26 के पहले का दिया हुआ है। देखो ना, ये 30, ये ईयर एंडिंग 30 मार्च 2026, मतलब इसका क्या रहेगा, 25 स्टार्टिंग रहेगा, 1 अप्रैल 2025 स्टार्टिंग रहेगा। तो ये सब आप लोग का इररिलेवेंट है अभी फिलहाल। तो अभी आप लोग का चाहिए प्रीवियस ईयर चाहिए। प्रीवियस में यहाँ पे दिखा देखो कब आया, वो 1 अप्रैल को आया, 28 जून को गया। तो इस जो ईयर है आपका 26-27, जो आप लोगों ने कैलकुलेशन पिछले क्वेश्चन लिखा था, अप्रैल में जून ऐसा लिखना है और उसके नीचे लिखना नहीं। तो अप्रैल में वो पहली बार तो आया, 1 अप्रैल को आ गया था, मतलब अप्रैल में पूरे दिन 30 दिन रहा, बराबर है। फिर मई में भी रहा वो, जून में गया डायरेक्टली, तो मई में कितने दिन रहा वो, पूरा 31 दिन। वो जो आप लोगों ने बताया 30-31 का बात है, वो आप लोग को याद रखना है। फिर जून में कब गया वो, 28 तारीख को, मतलब जून में 28 दिन इंडिया में रहा है वो, ठीक है ना। देखो इन्फॉर्म दैट ही वाज इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल टू 28 जून, बोथ डेज इंक्लूसिव। इंडिया में इतने दिन था वो, पिछले हम लोग का जो ईयर था, मतलब जो हम लोग का रिलेवेंट टैक्स ईयर 26-27 था। तो यही आता है। अब इसको प्लस करोगे तो 30, तो हम मिला के होता है आप लोग का 89 डेज, बराबर है। अब सिंपल सी बात है, हम लोग को चाहिए था 180 डेज और उससे ज्यादा, क्योंकि 60 प्लस 65 ले नहीं सकते हैं, तो हम लोग का आया 89 डेज। मतलब क्या है, मिस्टर लोबो इज नॉन रेसिडेंट, लिख देंगे मिस्टर लोबो इज अ नॉन रेसिडेंट। आगे वो भी लिखना है, एज ही डज नॉट सेटिस्फाई कंडीशन 2A, वो लिख दो आप लोग, क्योंकि वो लिखने का भी टाइम वेस्ट होएगा और सिंपल सी चीज है, पिछले क्वेश्चन में है, वो आप लोग वहां से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2। और एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फिर अगले लेक्चर से हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। क्या लिखा देखो, मिस्टर चार्ली फर्नांडे हु इज एन इंडियन सिटीजन वेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट टू दुबई ऑन 1 अप्रैल 2021। मिस्टर चार्ली फर्नांडे जो है इंडियन सिटीजन है, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए कब चल चुका है, ये ईयर में नहीं जा रहा प्रीवियस में, वो पहले ही जा चुका है, 2021 में ही जा चुका है। अब वो इंडिया पे क्या आ रहा है, विजिट के लिए आ रहे हैं, बराबर ना। हम लोग पढ़े थे कि भाई इंडियन सिटीजन है, कोई इंडिया पे विजिट के लिए आ रहा है, मतलब बाहर ही रहता है वो, तो उसके लिए भी हम लोग 60 प्लस 180 डेज वाली लेंगे, 60 प्लस 360 वाले को इग्नोर कर देते हैं, तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। हाँ ये यार ना, बहुत लोग गलती करते हैं कि भाई वो एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन से लेते हैं, मतलब इंडिया में था, इंडिया के बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो बोलो ना टैक्स रिलेवेंट टैक्स ईयर के लिए है, वो पहले बाहर था, अब इंडिया में आ रहा है विजिट के लिए, तो उसके लिए आगे वाली कंडीशन है जो हम लोगों ने थोड़ा आगे पढ़े थे, ठीक है ना, वो ध्यान देने का। तो वो उसमें बहुत लोग गलती करते हैं, वो ये जो कंडीशन है वो आप लोग ध्यान दो। अब देखो क्या लिखा है, एकदम सिंपल, ये आप लोग लिख लेंगे कैलकुलेशन बनाने के लिए। तो देखो क्या लिखा है, मिस्टर चार्ली फर्नांडे इंडियन सिटीजन वेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एंड केम टू विजिट इन इंडिया फॉर 1 अप्रैल। हम लोग को 2021 से क्या करना है उसको, अभी हम लोग को फिलहाल करंट, उसको पिछला जो ईयर था उसके हम लोग देखना है, मतलब 26-27 में देखना है। तो लिखा है देखो, केम टू विजिट ऑन ए विजिट टू इंडिया 1 जुलाई 2026 एंड लेफ्ट दुबई ऑन 15 दिसंबर। तो 1 जुलाई को वो इंडिया में आया है, तो मतलब अप्रैल में इंडिया में नहीं था, मई में भी नहीं था, जून में भी था, जुलाई में आया वो। 1 जुलाई को आ गया, मतलब जुलाई आपका होता है 31 का, तो आप लोग लिख लेंगे 31। फिर वो गया कब है, दिसंबर तक गया, तो मतलब इंडिया में ही था वो जुलाई के बाद तो पूरा, तो आप लोग अगस्त में लिखेंगे 31, सितंबर में लिखेंगे 30, अक्टूबर में लिखेंगे 31,
नवंबर में भी इंडिया में ही था वो, तो नवंबर में होता है 30। दिसंबर कितने को गया? 15 दिसंबर को गया, मतलब दिसंबर में वो कितने दिन इंडिया में था? 15 डेज इंडिया में था। जैन फेब मार्च में तो था ही नहीं, वो इंडिया के बाहर था, मतलब चले गया था इंडिया से। इंडिया में वो इतने दिन बीच में रहा, 1 जुलाई से लेके 15 दिसंबर तक। अब कितने डेज होता है गिन लो, जो आप लोग ये कैलकुलेट करके, 3 1 3 3 2 6 90 120 150 150 में आप लोग यहाँ पे 15 मिलाएंगे तो 175 176 177 178, तो आता है आप लोग का 178 आता है आप लोग का। देख लीजिए एक बार कैलकुलेशन करके, अगर कुछ मिस्टेक होता तो आप लोग बता दीजिए। बराबर है, 178 होगा कि 168 होगा शायद, देख लो एक बार वापस से। ये हो गया 30 30 60 60 90 120 120 और 30, आप लोग का हो गया 150 168 होगा, सॉरी, क्योंकि ये 15 है और ये हाँ बराबर 168। तो 168 डेज इंडिया में था वो पिछले साल में। तो हम लोग लिखेंगे वही हम लोग का कंडीशन, पहले लिखेंगे हम लोग असर्टेनिंग वेदर अ रेसिडेंट, तो लिख दिया हमने असर्टेनिंग वेदर अ रेसिडेंट सेक्शन 6, ठीक है। अब आएंगे आगे, क्या लिखेंगे? उसकी कंडीशन लिखेंगे, मतलब उसका स्टेटस लिखेंगे। मिस्टर चार्ली फर्नांडे इज एन इंडियन सिटीजन, बराबर है, comes to इंडिया फॉर विजिट। इंडियन सिटीजन है, बराबर है, क्या के लिए है? इंडिया के लिए विजिट के लिए आया, बराबर ना, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए पहले ही जा चुका था, अभी नहीं जा रहा है वो, पिछले साल में नहीं जा रहा है। हाँ, मतलब हम लोग रिलेवेंट टैक्स में जा रहा है, इसलिए खाली ये लिखेंगे इंडियन सिटीजन है, इंडिया वो आ रहा है विजिट पे। तो इंडियन सिटीजन अगर इंडियन विजिट पे आता है, जैसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का रूल था, वैसे इसका भी रूल है, ठीक है ना। तो हमने लिख दिए ला रहे हैं। अब उस ऐसे कंडीशन हम लोग 360 प्लस 365 को इग्नोर करते। तो नेक्स्ट में लिखेंगे हम लोग हमारा कंडीशन, जो हम लोग को मतलब ना इससे प्रूफ होना है, तो लिखेंगे ही विल बी अ रेसिडेंट इफ इज इन इंडिया फॉर 182 days और मोर बिटवीन 1 अप्रैल 126 टू 31 मार्च 127। अब लास्ट में लिखेंगे हम लोग हमारा आंसर, ही स्टेज इन इंडिया फॉर, कितने दिन रहा वो? 168 डेज। और यहाँ पे लिख देंगे आप लोग वर्किंग नोट में आपने की है, बराबर है। ये आपका वर्किंग नोट बोल सकते हैं आप लोग, लिख सकते हैं हेडिंग पे वर्किंग नोट। मैंने आप लोग के लिए वर्किंग नोट इसलिए बनाया ताकि आप लोग को, मतलब ऐसी जरूरत नहीं थी क्वेश्चन में, लेकिन बना दिया ताकि आप लोग को याद रहे कि भाई ऐसा वर्किंग नोट बनाना पड़ता है क्वेश्चन में पहले बना लेने का, ठीक है, ताकि आप लोग को सॉल्व करने में आसानी हो। अब सिंपल सी बात है, वो 168 डेज रह रहा है, तो सिंपल सी बात है वो इंडियन रेसिडेंट नहीं है, तो लिख देंगे मिस्टर चार्ली फर्नांडी is a नॉन रेसिडेंट, वो रेसिडेंट नहीं है, और ब्रैकेट में लिख देंगे एज ही डज नॉट सेटिस्फाई कंडीशन 2। ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन फिनिश। एकदम सिंपल है, पूरे आप लोग के मार्क्स जितने आप लोग को इसमें मिलना चाहिए पूरे मिलेंगे। थोड़े क्वेश्चंस और करेंगे, कोशिश ये है कि मैं आपके टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन कराऊं, और जिनके पास ये टेक्स्ट बुक नहीं है वो ये क्वेश्चन ले सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में ही आए हुए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आगे वीडियो में, अगले वीडियो में और एडवांस क्वेश्चन लेके। थैंक यू वेरी मच।